बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम हरिनगर था। इस राज्य के राजा विक्रम सिंह अपनी प्रजा में अत्यंत प्रिय और न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षी और वनस्पति सभी शांत और संपन्न थे। राज्य के लोग राजा की दया और नीति के लिए उन्हें सम्मान देते थे और राजा स्वयं अपने राज्य के कल्याण में दिन रात जुटे रहते थे। राजा विक्रम सिंह के जीवन में एक गहरी पीड़ा थी। उनके 6 पत्नियां थीं, लेकिन कोई भी उन्हें संतान सुख नहीं दे पाई थी। राजा ने कई यज्ञ किए, अनेक देवताओं की पूजा की, ऋषियों महात्माओं से आशीर्वाद लिया, परंतु सभी प्रयास व्यर्थ साबित हुए। दिन प्रतिदिन राजा का मन और भी चिंतित और उदास होता गया। उनका राज्य बाहर से तो खुशहाल दिखाई देता था, लेकिन हृदय में वे गहरी पीड़ा और अधूरी आकांक्षाओं के बोझ तले दबे थे। एक दिन राजा विक्रम सिंह ने सोचा कि शायद कुछ समय अकेले बिताने से उन्हें शांति मिले। उन्होंने अपने दरबार को सूचित किया कि वे जंगल की ओर शिकार के लिए जा रहे हैं। रत्न और रत्न जड़ित शस्त्रों से सज्जित राजा अपने घोड़ों और सैनिकों के साथ जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही राजा ने पाया कि वहां का वातावरण शांत और मनमोहक है। पक्षियों की चहचहाहट, झरनों का बहता पानी और पेड़ों की हरी भरी शाखाएं उनकी आत्मा को थोड़ी शांति दे रही थीं। उन्होंने अपने घोड़े को थोड़ी गति दी और खुद जंगल की ओर पैदल बढ़े। कुछ समय बाद राजा को एक नदी का किनारा दिखाई दिया। नदी का पानी अत्यंत निर्मल और ठंडा था। राजा ने सोचा कि थोड़ी देर यहां विश्राम करना ठीक रहेगा। वह नदी के किनारे बैठे और अपने जीवन के दुखों को याद करने लगे। अचानक उन्हें दूर से एक हल्की आवाज सुनाई दी। कोई गीत गा रहा था। राजा ने ध्यान से देखा और पाया कि एक युवती नदी के पास पानी भर रही है। उसकी वेशभूषा साधारण थी, पर उसकी आंखों में असीम सादगी और चमक थी। वह युवती न केवल सुंदर थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक शांत और मधुर मुस्कान थी, जिसने राजा के हृदय को छू लिया। राजा ने अपनी पोशाक और गरिमा को भूलकर उस युवती के पास जाने का निर्णय लिया। जब वे उसके पास पहुंचे तो युवती ने उन्हें देखकर थोड़ी चौंकी, परंतु तत्परता से बोली, साहब, क्या आप जल पीना चाहेंगे? ये नदी का पानी ताजा और निर्मल है। राजा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, हाँ बेटी, मुझे प्यास लगी है। युवती ने एक छोटा पात्र लिया और उसमें पानी भरकर राजा को दिया। राजा ने पानी पीते समय उसकी हाथों की कोमलता और आंखों की चमक को महसूस किया। कुछ देर दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इतनी दूर जंगल में अकेली क्यों रहती हो? युवती ने हल्के मुस्कान के साथ कहा, मेरा नाम कामिनी है। मैं अपने माता पिता की देखभाल करने और परिवार का गुजर बसर करने के लिए जंगल में आती जाती रहती हूं। राजा के मन में कामिनी के लिए एक अजीब आकर्षण पैदा हुआ। वह सोचने लगे कि इतनी सादगी और धैर्य वाली लड़की के समान कोई उनके जीवन में शायद ही हो। राजा ने अपने भीतर की पीड़ा और दुख को पल भर के लिए भूलकर उस युवती के साथ समय बिताया। अचानक राजा की नजर जंगल के अन्य हिस्सों में कुछ शिकारियों पर पड़ी। उनके मन में राज्य और सुरक्षा के लिए चिंता की लहर दौड़ गई। उन्होंने सोचा कि कामिनी सुरक्षित है या नहीं। राजा ने तुरंत उसे सलाह दी, तुम अकेली जंगल में मत रहो, ये जगह खतरों से भरी है। कामिनी ने विनम्रता से उत्तर दिया, साहब, डरने की कोई बात नहीं, मैं अपने आप का ध्यान रखना जानती हूं, पर आप यहां अकेले आए हैं, सावधान रहें। राजा को लगा कि यह युवती न केवल सुंदर है, बल्कि बुद्धिमान और चतुर भी है। उसकी बातें उनके हृदय को और भी पास ले आईं। इस दिन के बाद राजा ने जंगल में कई बार भ्रमण किया। हर बार कामिनी नदी किनारे अपने काम में व्यस्त रहती। धीरे धीरे राजा और कामिनी के बीच मित्रता और सम्मान का संबंध बन गया। राजा ने महसूस किया कि कामिनी के साथ बिताया गया समय उसे मानसिक शांति और उत्साह प्रदान करता है। लेकिन राजा की चिंता यह थी कि उनके राजमहल में उनकी पत्नियां और दरबार के मंत्री इस वन यात्रा के बारे में क्या सोचेंगे। राजा ने निश्चय किया कि वे अपनी मुलाकात और कामिनी की मदद को केवल अपने हृदय में संजोएंगे, बिना किसी को बताए। एक दिन जब राजा नदी किनारे बैठे थे, कामिनी ने देखा कि राजा बहुत चिंतित हैं। उसने पूछा, साहब, आप इतने दुखी क्यों हैं? राजा ने लंबी सांस लेकर कहा, कामिनी, मैं राजा हूं, पर मेरे जीवन में सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे कोई संतान नहीं है। मेरे राज्य में सब खुश हैं, पर मेरा हृदय खाली है। कामिनी ने उसकी पीड़ा को समझते हुए कहा, साहब, जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। जो खो गया है उसके लिए अधिक दुख करना उचित नहीं। जो कुछ है उसे संभालें और वर्तमान में शांति खोजें। राजा ने कामिनी की बातों में एक अजीब शक्ति महसूस की।
उसकी सरलता और स्पष्ट दृष्टि ने राजा के हृदय को छू लिया। वे सोचने लगे कि शायद कामिनी ही उनके जीवन की वह शांति और सहारा है जिसे वे ढूंढ रहे थे। इस तरह राजा और कामिनी का संबंध धीरे धीरे गहरा होता गया। राजा ने निर्णय लिया कि जब वे राजमहल लौटेंगे तो वे अपने मन की बात को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जंगल में बिताए गए ये दिन उनकी आत्मा के लिए एक नया आरंभ था, जहां उन्होंने न केवल कामिनी के साहस और सादगी को देखा, बल्कि अपने भीतर की पीड़ा से निपटने का पहला कदम भी उठाया। राजा विक्रम सिंह ने जब जंगल से वापसी का निर्णय लिया तो उनके मन में कामिनी के लिए सम्मान और स्नेह पहले से भी गहरा हो गया था। जंगल के दिन केवल विश्राम और आनंद नहीं थे, बल्कि उन्होंने राजा को अपने जीवन की अधूरी इच्छाओं और पीड़ा के साथ सामना करना भी सिखाया था। राजा अब तैयार थे कि महल लौटकर अपने जीवन में संतुलन और शांति स्थापित करें। राजा के लौटने की खबर पूरे राज्य में फैल गई। राजमहल के आंगन और गलियारे राजा के स्वागत की तैयारी में सजाए गए थे। रानियों और दरबारियों में हलचल थी। सभी उत्सुक थे कि राजा जंगल से लौटकर क्या संदेश लाएंगे और उनके मन की स्थिति क्या होगी। महल लौटते ही राजा ने देखा कि उनका राज्य उतना ही खुशहाल है, परंतु उनके हृदय में अब एक नया तत्व आया था, कामिनी के लिए स्नेह और सम्मान। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने हृदय की भावना को समय और अवसर के अनुसार सही रूप देंगे। रानी लक्ष्मी, जो राजा की सबसे प्रिय पत्नी थीं, अपने कक्ष में बैठी थीं। उन्हें भी ये चिंता थी कि राजा जंगल से लौटकर उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। जब राजा ने महल में प्रवेश किया तो उन्होंने पहले रानी लक्ष्मी से मुलाकात की। लक्ष्मी ने राजा का स्वागत करते हुए कहा, साहिब, आपका स्वास्थ्य कैसा है? जंगल की यात्रा कैसी रही? राजा ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, लक्ष्मी, जंगल का वातावरण शांत और सजीव था। वहां मुझे न केवल प्रकृति की सुंदरता देखने को मिली, बल्कि अपने हृदय की गहराई से भी सामना करना पड़ा। लक्ष्मी ने राजा की आंखों में एक अजीब चमक देखी। उन्हें लगा कि राजा के हृदय में किसी नई अनुभूति का प्रवेश हुआ है। इस बदलाव को देखकर उन्होंने तुरंत सावधानी बरतने की आवश्यकता समझी। महल में रानियों की बैठक हुई। सभी रानियां अपने कमरे में इकट्ठी हुईं। उनके मन में हल्की चिंता और उत्सुकता थी। किसी को पता नहीं था कि राजा जंगल से लौटकर किसे विशेष ध्यान देंगे। रानी लक्ष्मी ने कहा, हम सबको देखना चाहिए कि राजा किस प्रकार अपने जंगल भ्रमण से लौटते हैं। हमें सावधान रहना चाहिए। अन्य रानियों ने भी सहमति व्यक्त की। उनके मन में ईर्ष्या और आत्म सुरक्षा की भावना घुली हुई थी। उन्होंने सोचा कि यदि राजा का ध्यान किसी नई महिला की ओर आकर्षित होता है तो उनके पद और प्रतिष्ठा खतरे में पड़ सकते हैं। सालों की शान और सम्मान के बावजूद रानियों ने अपने मन में शक और संदेह के बीज बो दिए थे। उनके विचारों में केवल यही गूंज रहा था कि कैसे राजा का ध्यान कामिनी की ओर जा सकता है। इसी बीच राजा ने महल में अपने कार्यों का पुनर्निर्धारण शुरू किया। उन्होंने दरबारियों और मंत्रियों से चर्चा की कि राज्य में कौन कौन से कार्य लंबित हैं और किस प्रकार सुधार किया जा सकता है। राजा ने महसूस किया कि महल में उनकी जिम्मेदारी केवल शासक के रूप में नहीं, बल्कि परिवार के रूप में भी है। एक दिन राजा ने निर्णय लिया कि वो कामिनी को महल में बुलाएंगे। यह निर्णय रानियों के लिए आश्चर्यजनक और असहज था। जब कामिनी महल में आई तो उसके सरल वस्त्र और विनम्रता ने सभी को चौंका दिया। रानियों ने उसे देखा और उनके मन में ईर्ष्या की लपटें फैल गईं। राजा ने कामिनी को अपने पास बैठाया और कहा, कामिनी, तुम्हारे मार्गदर्शन और सादगी ने मुझे जंगल में बहुत कुछ सिखाया। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे महल में शांति और सम्मान के साथ रहो। कामिनी ने विनम्रता से कहा, साहिब, मैं केवल आपके आदेश का पालन करूंगी और आपके राज्य में अपने कर्तव्यों को निभाऊंगी। राजा के हृदय में कामिनी की विनम्रता और समझदारी के लिए प्रशंसा उत्पन्न हुई। वहीं रानियों ने देखा कि कामिनी का प्रभाव राजा पर बढ़ रहा है। उनकी ईर्ष्या और भी गहरी हो गई। रानियां योजना बनाने लगीं कि किस प्रकार कामिनी को अपमानित किया जाए और उसका प्रभाव राजा पर कम किया जाए। उन्होंने अपनी सलाह और चालाकी से छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। वे सोचने लगीं कि यदि कामिनी को महल में स्थापित होने से रोका जाए तो राजा की दृष्टि केवल उन्हें ही रहेगी। इस बीच राजा ने कामिनी को महल के कई महत्वपूर्ण कार्यों और राजकीय मामलों में शामिल करना शुरू किया। कामिनी ने अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी से सभी को प्रभावित किया। उसका सरल लेकिन दूरदर्शी दृष्टिकोण मंत्रियों और दरबारियों को आश्चर्यचकित कर रहा था। रानियों की ईर्ष्या लगातार बढ़ती गई। उन्होंने सोचने लगी कि कैसे कामिनी को महल से बाहर किया जाए। उनका विचार था कि यदि कामिनी महल से हट जाए तो राजा का ध्यान फिर से उनके ऊपर केंद्रित होगा।
लेकिन कामिनी अपने धैर्य और विवेक से सभी चालों को समझ रही थी। उसने किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी और केवल अपने कर्तव्यों और राजा के आदेश का पालन करती रही। उसकी सादगी और संयम ने रानियों के योजनाओं को विफल कर दिया। राजा ने महसूस किया कि कामिनी केवल सुंदर या विनम्र नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक असीम धैर्य और नेतृत्व क्षमता भी है। राजा के मन में कामिनी के लिए स्नेह और सम्मान और भी गहरा हुआ। वे सोचने लगे कि कामिनी को महल में स्थायी रूप से रखने का निर्णय उनके राज्य और व्यक्तिगत जीवन दोनों के लिए हितकारी है। महल में धीरे धीरे संतुलन स्थापित होने लगा। रानियों ने देखा कि कामिनी का प्रभाव केवल राजा पर नहीं, बल्कि महल के प्रशासन और निर्णयों पर भी पड़ रहा है। इससे उनकी ईर्ष्या और भी बढ़ी, परंतु उन्होंने सीधे तौर पर किसी प्रकार की चुनौती नहीं दी। राजा ने तय किया कि वे कामिनी को सम्मानपूर्वक रानी का दर्जा देंगे। ये निर्णय रानियों के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण था, परंतु राजा की दृढ़ता और न्यायप्रियता ने उन्हें भी संतुलित होने पर मजबूर किया। कामिनी का महल में आगमन केवल व्यक्तिगत संबंध का परिणाम नहीं था, बल्कि ये राज्य में संतुलन, न्याय और नेतृत्व की नई परिभाषा भी थी। राजा ने यह महसूस किया कि जीवन में कभी-कभी सही व्यक्ति का सही समय पर आगमन ही जीवन की अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। इस प्रकार महल में कामिनी की उपस्थिति ने राजा और रानियों दोनों के जीवन में परिवर्तन लाया। रानियों ने धीरे धीरे स्वीकार किया कि कामिनी केवल राजा की प्रिय नहीं है, बल्कि उसके विचारों और निर्णयों में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। राजा और कामिनी के बीच का रिश्ता धीरे धीरे गहरा होता गया। राजा ने यह निर्णय किया कि वे कामिनी के साथ अपने व्यक्तिगत और राज्य संबंधों को संतुलित करेंगे। महल में सभी कार्यों में संतुलन और न्याय स्थापित हुआ और रानियों ने भी अप्रत्यक्ष रूप से कामिनी को स्वीकार करना शुरू किया। महल में कामिनी के आगमन के बाद वातावरण पूरी तरह से बदल गया। राजा विक्रम सिंह का मन अब शांत और स्पष्ट था। उन्हें पता था कि कामिनी केवल उनका प्रेम नहीं, बल्कि उनके राज्य की भलाई के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। महल के दरबार में कामिनी की समझदारी और बुद्धिमत्ता की चर्चा होने लगी, लेकिन रानियों की मनोदशा इसके बिल्कुल विपरीत थी। रानी लक्ष्मी और अन्य रानियां अब भी अपनी प्रतिष्ठा और प्रभुत्व की चिंता में थीं। उनका मानना था कि यदि कामिनी महल में स्थायी रूप से रहेगी तो उनका व्यक्तिगत प्रभाव कम हो जाएगा और राजा का स्नेह कामिनी पर केंद्रित हो जाएगा। रानी लक्ष्मी ने सबसे पहले साजिश की योजना बनाई। उसने अपने भरोसेमंद सेवक को कामिनी की गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश दिया। लक्ष्मी ने सोचा, यदि हम कामिनी की गलतियां ढूंढ लें तो राजा का ध्यान फिर से हमारी ओर आएगा। कामिनी हालांकि सहज और सरल रहने वाली थी। उसने कभी भी किसी की नकारात्मकता पर ध्यान नहीं दिया। उसका दिन प्रतिदिन का व्यवहार केवल राजा और राज्य के हित में था। उसने महल के प्रशासन में सुधार लाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए। एक दिन रानी लक्ष्मी ने अपने सहयोगियों के साथ योजना बनाई कि कामिनी को महल से बाहर निकालने के लिए उसे किसी आरोप में फंसाया जाए। उन्होंने दरबार में उसे चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपे ताकि यदि कोई गलती हुई तो उसका फायदा उठाया जा सके। लेकिन कामिनी ने अपनी बुद्धिमत्ता और अनुभव से सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया। उसने न केवल समय पर कार्य पूर्ण किया, बल्कि अपने सुझावों से महल की व्यवस्था और भी बेहतर बनाई। ये देखकर राजा विक्रम सिंह अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, कामिनी का दृष्टिकोण न केवल सही है, बल्कि हमारे राज्य के लिए अत्यंत उपयोगी भी है। रानी लक्ष्मी की साजिश विफल होने के बाद उसने और भी चालाकी अपनाई। उसने महल के कुछ मंत्री और दरबारी रानियों के पक्ष में कर लिए। उनका उद्देश्य कामिनी को अलग थलग करना और राजा पर उसका प्रभाव कम करना था। कामिनी ने इन परिस्थितियों का विश्लेषण किया। उसने समझा कि केवल धैर्य और विवेक से ही वह इन बाधाओं को पार कर सकती है। उसने सभी मंत्री और दरबारी से मित्रवत व्यवहार किया, उनके विचारों को सुना और उनके हितों का सम्मान किया। इस प्रकार उसने धीरे धीरे उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। महल में रानियों की ईर्ष्या बढ़ती गई। उन्होंने देखा कि कामिनी की समझदारी और धैर्य के आगे उनकी सभी चालें असफल हो रही हैं। उनका मनोबल टूटने लगा, परंतु उन्होंने सीधे तौर पर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटाई। इस बीच राजा विक्रम सिंह ने महल में कई सुधार कार्य शुरू किए। उन्होंने कामिनी की सलाह के अनुसार प्रशासनिक निर्णय लिए। कामिनी ने सुझाव दिया कि राज्य के शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्रों में सुधार किया जाए। राजा ने उसके सुझावों को लागू किया और राज्य में जनता का जीवन धीरे धीरे सुधरने लगा। राजा के निर्णयों और कामिनी की बुद्धिमत्ता ने महल में संतुलन स्थापित किया। रानियां अब महसूस करने लगी कि केवल ईर्ष्या और साजिश से उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि कामिनी महल और राज्य के लिए लाभकारी है। लेकिन रानियां पूरी तरह शांत नहीं हुई। उन्होंने नई योजना बनाई कि कामिनी के प्रभाव को सीमित किया जाए। उन्होंने महल में झूठी अफवाहें फैलानी शुरू की।
कहा जाने लगा कि कामिनी केवल राजा की भक्ति में व्यस्त है और राज्य के वास्तविक कार्यों से ध्यान नहीं दे रही। कामिनी ने इन अफवाहों का सामना भी बुद्धिमानी से किया। उसने अपने कार्यों में और भी सुधार किया और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझा। जनता ने कामिनी की सच्चाई और सेवा भावना को देखा और उसका समर्थन किया। राजा विक्रम सिंह ने इस सब को देखा और समझा कि कामिनी केवल अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित है। उन्होंने रानियों को भी समझाया कि महल में सभी को समान सम्मान और अवसर मिलना चाहिए। राजा ने कहा, हमारा उद्देश्य केवल सत्ता और प्रतिष्ठा नहीं है, बल्कि राज्य और जनता का कल्याण है। कोई भी व्यक्ति जो इसके लिए प्रयास कर रहा है, उसका स्वागत होना चाहिए। इस प्रकार राजा की समझदारी और कामिनी की बुद्धिमत्ता ने रानियों की साजिशों को निरस्त कर दिया। रानियां धीरे धीरे कामिनी के प्रभाव को स्वीकारने लगी। महल में अब केवल तनाव नहीं, बल्कि सहयोग और संतुलन की भावना बनी। कामिनी ने राजा के साथ अपने संबंध को और भी मजबूत किया। उसने राजा को केवल प्रेम और स्नेह नहीं दिया, बल्कि उसके निर्णयों में मार्गदर्शन भी किया। राजा ने देखा कि कामिनी के साथ उनका जीवन और राज्य दोनों अधिक सफल और सुखद हो रहे थे। रानियों ने अंततः यह स्वीकार किया कि कामिनी महल के लिए एक उपहार है। उन्होंने अपनी ईर्ष्या और साजिशों को त्याग दिया और कामिनी के साथ सहयोग करना शुरू किया। महल में संतुलन और शांति स्थापित हुई और राजा विक्रम सिंह ने सभी को समान अवसर और सम्मान दिया। राजा विक्रम सिंह और कामिनी के बीच अब केवल प्रेम का संबंध नहीं रह गया था, बल्कि वो एक गहरा सामंजस्य बन चुका था। कामिनी की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के कारण महल का वातावरण पहले से कहीं अधिक सजीव और सुव्यवस्थित हो गया था। राजा ने महसूस किया कि कामिनी केवल उसके दिल की साथी नहीं, बल्कि राज्य के कल्याण के लिए भी एक अनमोल मार्गदर्शक है। महल के अंदर अब हर कोई राजा और कामिनी के सामंजस्य की चर्चा कर रहा था। दरबारियों ने देखा कि कामिनी के सुझावों से महल में नियम और व्यवस्था अधिक मजबूत हुई है। मंत्री और सेनापति भी अब उसके विचारों को गंभीरता से लेने लगे। कामिनी ने हर क्षेत्र में सुधार के लिए योजनाएं बनाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सुरक्षा। सबसे पहले उसने शिक्षा क्षेत्र में सुधार की पहल की। उसने कहा, यदि हम अपने राज्य के बच्चों को सुसंगठित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, तो आने वाला समय हमारे राज्य के लिए और अधिक उज्जवल होगा। इसके अनुसार कामिनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खोलने की योजना बनाई, शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया और विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालयों की व्यवस्था की। राजा विक्रम सिंह ने कामिनी के सुझावों का पालन करते हुए राज्य के संसाधनों का एक हिस्सा शिक्षा के विकास में लगा दिया। ग्रामीण बच्चों के लिए नए पाठ्यक्रम बनाए गए, जिससे उनके कौशल और ज्ञान में वृद्धि हुई। ये बदलाव धीरे धीरे पूरे राज्य में दिखने लगा। इसके बाद कामिनी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की योजना बनाई। उसने कहा, एक स्वस्थ जनता ही एक सशक्त राज्य का आधार है। यदि लोग बीमार हैं तो वे अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकते। कामिनी ने दूर दराज के गांवों में स्वास्थ्य केंद्र खोलने, प्रशिक्षित वैद्य और नर्स की नियुक्ति करने और औषधियों की आपूर्ति सुनिश्चित करने की योजना बनाई। राजा ने स्वास्थ्य सुधारों को तुरंत लागू किया। जल्द ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में सुधार हुआ। लोगों को बुनियादी उपचार और चिकित्सा सुविधा मिलने लगी। इससे राजा और कामिनी दोनों की लोकप्रियता बढ़ी और जनता में उनके प्रति विश्वास मजबूत हुआ। अगला कदम कृषि क्षेत्र में सुधार करना था। कामिनी ने किसानों की समस्याओं का अध्ययन किया और देखा कि सिंचाई और उन्नत बीजों की कमी के कारण उत्पादन कम हो रहा था। उसने नए जलाशयों और तालाबों के निर्माण का सुझाव दिया। साथ ही किसानों को नई तकनीक और उन्नत बीज उपलब्ध कराने की योजना बनाई। राजा ने कामिनी के निर्देशानुसार बड़े पैमाने पर सिंचाई परियोजनाएं शुरू की। किसानों को प्रशिक्षण दिया गया और राज्य में अन्न उत्पादन बढ़ने लगा। इससे केवल किसानों का जीवन स्तर नहीं सुधरा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई। साथ ही कामिनी ने सुरक्षा और शासन व्यवस्था में सुधार के लिए नई योजनाएं बनाई। उसने कहा, राज्य की प्रजा सुरक्षित रहे, यही सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर जनता भयमुक्त और संतुष्ट होगी तो राज्य में शांति और समृद्धि होगी। कामिनी के सुझाव से राजा ने पुलिस और सेनाओं का प्रशिक्षण सुदृढ़ किया और सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा बढ़ाई। इन सुधारों के बीच महल में रानियों और दरबारियों की प्रतिक्रियाएं भी बदलने लगी। जो पहले ईर्ष्या और शंका में रहते थे, वे अब कामिनी के काम और दृष्टिकोण को मानने लगे। उन्होंने देखा कि कामिनी केवल अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि राज्य और जनता के हित के लिए काम कर रही है। धीरे धीरे रानियों ने भी अपनी पुरानी साजिशों को त्याग दिया और सामूहिक रूप से महल और राज्य की भलाई में योगदान देने लगी। लेकिन इसी समय एक नई चुनौती ने राज्य का ध्यान आकर्षित किया। सीमा क्षेत्रों में कुछ विद्रोही और डाकू सक्रिय हो गए थे। उन्होंने गांवों में लूटपाट शुरू कर दी थी और जनता में भय फैल गया था। राजा और कामिनी ने तुरंत रणनीति बनाई। कामिनी ने सुझाव दिया कि केवल सेना भेजने से समस्या हल नहीं होगी, बल्कि हमें उनके साथ संवाद और समझौता भी करना चाहिए। राजा ने कामिनी की सलाह को स्वीकार किया। उन्होंने विद्रोहियों के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया और समझाया कि राज्य उनके भले के लिए भी नियम और व्यवस्था बनाए हुए है। कामिनी ने भी व्यक्तिगत रूप से उनकी समस्याओं को सुना और समाधान की दिशा में सुझाव दिया। कुछ समय के बाद विद्रोहियों ने अपना हथियार डाल दिया और शांति स्थापित हुई। इस घटना ने राजा और कामिनी की दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता को और अधिक उजागर किया। राज्य में जनता ने महसूस किया कि उनका राजा और कामिनी केवल शासन नहीं करते, बल्कि उनकी भलाई और सुरक्षा के लिए सच्चे प्रयास कर रहे हैं।
महल में उत्सव और खुशी का माहौल बन गया। राजा विक्रम सिंह ने कामिनी को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया। उसने कहा, कामिनी ने न केवल मेरी जिंदगी बल्कि पूरे राज्य की दिशा बदल दी है। उसकी समझदारी और धैर्य सभी के लिए प्रेरणा है। इस सफलता के बाद कामिनी ने आगे की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। उसने कहा कि अब समय है कि राज्य के कला, संगीत और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया जाए। राजा ने उसकी बात मानी और राज्य में नई कला अकादमियां, संगीत प्रशिक्षण केंद्र और सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किए। इससे राज्य में केवल आर्थिक और सामाजिक सुधार नहीं हुआ बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक समृद्धि भी बढ़ी। कामिनी और राजा का सामंजस्य अब महल में सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया था। उनकी संयुक्त निर्णय क्षमता और दूरदर्शिता ने राज्य को स्थिरता, समृद्धि और शांति प्रदान की। जनता, मंत्री, रानी और सैनिक सभी उनके प्रयासों की सराहना करने लगे। लेकिन कहानी में स्थिरता केवल बाहरी सुधारों में नहीं थी। कामिनी और राजा ने अपने व्यक्तिगत संबंधों में भी संतुलन बनाए रखा। दोनों ने एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का सम्मान किया। उनका प्रेम अब केवल भावना नहीं बल्कि समझ, विश्वास और सहयोग पर आधारित था। इस भाग में राजा और कामिनी ने राज्य और महल में स्थिरता और सुधार लाने में सफलता पाई। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सुरक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में उनके प्रयासों ने राज्य को समृद्ध और शक्तिशाली बनाया। रानियों और दरबारियों के सहयोग ने महल में संतुलन स्थापित किया और जनता के बीच विश्वास और प्रेम की भावना मजबूत हुई। लेकिन जैसे ही राज्य में स्थिरता आई, एक और अप्रत्याशित घटना ने महल का ध्यान अपनी ओर खींचा। सीमा पर अचानक एक नया विदेशी दूत आया जिसने अपने राज्य के साथ व्यापारिक और राजनीतिक समझौते की इच्छा जताई। इस नए दूत का आगमन महल के वातावरण में नई चुनौतियां लेकर आया। राजा विक्रम सिंह और कामिनी ने अपने सामंजस्य और दूरदर्शिता के बल पर राज्य में पहले ही कई सुधार किए थे। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सुरक्षा में उनके प्रयास सफल रहे थे और जनता के बीच विश्वास और प्रेम की भावना मजबूत हो गई थी। महल में उत्सव और सामंजस्य का माहौल था, परंतु जैसे ही राज्य स्थिरता की ओर बढ़ रहा था, नए संकट ने धीरे धीरे अपनी छाया डालना शुरू किया। सबसे पहला संकट आया राज्य की सीमाओं से। पिछले कुछ महीनों से कुछ पड़ोसी छोटे राज्यों ने अपने सैनिकों को बढ़ाना शुरू कर दिया था। उनकी हरकतों में हल्की आक्रामकता दिखाई दे रही थी। राजा विक्रम सिंह ने इसके बारे में सूचना पाई, लेकिन कामिनी ने शांत रहते हुए कहा, राजा, घबराना नहीं चाहिए। हमें समझदारी और रणनीति से काम लेना होगा। केवल शक्ति का प्रदर्शन पर्याप्त नहीं होगा, कूटनीति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कामिनी ने तत्काल एक योजना बनाई। सबसे पहले उसने सीमा क्षेत्रों के स्थानीय नेताओं और ग्रामीणों से जानकारी इकट्ठा करने का सुझाव दिया। उन्होंने देखा कि पड़ोसी राज्यों की सेना वास्तव में बड़ी नहीं है, पर उनकी चालाकी और अस्थिर मानसिकता खतरनाक हो सकती है। कामिनी ने कहा, हमें उनकी चालों को समझना होगा और उन्हें दिखाना होगा कि हम न केवल मजबूत हैं बल्कि तैयार और सतर्क भी हैं। राजा ने कामिनी की सलाह मानी और सीमा पर अतिरिक्त चौकियां और गुप्त निगरानी तैनात की। उन्होंने स्थानीय सैनिकों को प्रशिक्षण दिया और राजकाज में उनकी भागीदारी बढ़ाई। कामिनी ने सीमा पर रहने वाले सैनिकों और अधिकारियों को प्रेरित किया कि केवल शक्ति ही नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और समझदारी से ही शांति सुनिश्चित होती है। इस बीच महल के अंदर भी नई राजनीतिक जटिलताएं उभरने लगीं। कुछ पुराने मंत्री और रानी अब भी कामिनी की लोकप्रियता और प्रभाव से असंतुष्ट थे। वे राजा के निर्णयों को प्रभावित करने के लिए नई योजनाएं बना रहे थे, परंतु कामिनी ने इस समस्या का समाधान धैर्य और सूझबूझ से किया। उसने रानियों और मंत्रियों को व्यक्तिगत रूप से समझाया कि उनका उद्देश्य केवल राज्य और जनता की भलाई होना चाहिए। कामिनी ने महल में एक नियमित सभा की स्थापना की, जिसमें सभी मंत्रियों और रानियों को अपने विचार रखने और सुझाव देने का अवसर दिया गया। इससे महल के अंदर पारदर्शिता और सहयोग की भावना पैदा हुई। धीरे धीरे कई रानी और मंत्री कामिनी के दृष्टिकोण से प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी पुरानी विरोधी मानसिकता छोड़ दी। बाहरी संकट और आंतरिक राजनीतिक जटिलताओं के बीच कामिनी ने शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी सुधार जारी रखा। उसने राज्य के कलाकारों, संगीतकारों और विद्वानों को प्रोत्साहित किया कि वे नई रचनाएं और विचार प्रस्तुत करें। राज्य में साहित्य और कला का स्तर बढ़ा और जनता में सांस्कृतिक जागरूकता फैल गई। ये महल और राज्य दोनों के लिए गर्व का विषय बन गया। एक दिन सीमा पर अचानक एक विदेशी दूत आया, जिसने राज्य के साथ व्यापार और राजनीतिक संबंध स्थापित करने की इच्छा जताई। इस दूत का आगमन महल में उत्सुकता और चुनौती दोनों लेकर आया। कामिनी ने तुरंत उसकी मंशा का विश्लेषण किया। उसने देखा कि दूत का उद्देश्य केवल व्यापार नहीं बल्कि राज्य के भीतर राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना भी हो सकता है। कामिनी ने राजा के साथ रणनीति बनाई। उन्होंने दूत का सम्मानपूर्वक स्वागत किया और बातचीत में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखी। कामिनी ने सुझाव दिया कि राज्य के हितों की रक्षा करते हुए समझौता किया जाए। उन्होंने दूत के सामने स्पष्ट किया कि राज्य केवल आर्थिक लाभ के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। दूत इंप्रेस्ड हुआ और दोनों पक्षों में समझौता हुआ। कामिनी की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता ने राज्य के हितों को सुरक्षित रखा और एक नए व्यापारिक और राजनीतिक संबंध की नींव रखी। ये घटना महल और राज्य में कामिनी की प्रतिष्ठा और बढ़ा गई।